हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री चैनल। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मुझे आप सबके साथ करना है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि सीयूटी पीजी एग्जाम में सिर्फ 30 डेज रह गए हैं और इन 30 डेज में आपके ऊपर दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आपको कर रही है। फर्स्ट है कि आपके कॉलेज का फाइनल एग्ज़ाम आ गया। ठीक है, ऐसा है ना कि कॉलेज का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है हम उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, हमें उसको काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। हमारे लिए कॉलेज का फाइनल एग्ज़ाम भी इम्पोर्टेंट है। वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब तक अपना ग्रेजुएशन ही क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको मास्टर्स में एडमिशन ही कैसे मिलेगा। फिर आता है कि सीयूटी का सिलेबस। अगर हम बात करें, अभी तक सीयूटी का सिलेबस कम था बट इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो हमारे लिए सीयूटी का एग्ज़ाम भी क्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों काम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम में सिर्फ 30 डेज हैं और दोनों काम बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, इवन ये उन्हीं की वजह से वीडियो बनाई गई है। और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे भी काफ़ी हद तक सोचना पड़ा कि मैं क्या आपको हेल्प कर सकूं जिससे आप अपने एग्जाम के अंदर एटलीस्ट 250 से लेकर 300 के बीच में एक स्कोर तो क्रिएट करो, ताकि आप कहीं तो स्टेबल हो और कॉलेज के फाइनल एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं कि हमें 30 दिन में क्या करना चाहिए ताकि हम सीयूटी को भी क्रैक कर पाएं और अपने कॉलेज के फाइनल एग्जाम में भी एटलीस्ट 70% तक तो मार्क्स लेकर ही आ जाएं। जिनके पास बीएससी में केमिस्ट्री ऑनर्स है या बीएससी में फिजिक्स ऑनर्स है, ऑनर्स वालों का चलो हेल्प हो जाएगी क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ना है या सिर्फ फिजिक्स का पढ़ना है। पर जो बच्चा बीएससी फाइनल ईयर के अंदर है और वो नॉन मेडिकल उसके पास है, बीएससी नॉन मेडिकल जिसे आप कहते हो, जिसमें पीसीएम है या उसके पास सीबीजेड है, तो उसको तो सब पढ़ना पड़ेगा ना। उसे तो फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, एवरीथिंग उसको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी उन बच्चों के लिए बहुत क्रिटिकल टाइम चल चुका है ये। जो अगर देखा जाए हमारे एग्जाम के अंदर, अगर हम अपने एग्जाम की बात करें तो हमारे एग्जाम में नियरली क्योंकि अगर हम अपने एग्जाम की डेट की बात करें तो वो आपका जो एग्जाम है वो 5 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो सीयूटी पीजी का एग्जाम है 5 जून से लेकर 12 जून तक होगा। अभी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं आई है कि भाई केमिस्ट्री का पेपर कब होगा, जब आएगी या फिजिक्स का कब होगा वो सब डेट आपको मिल जाएंगी, हम आपको अपडेट कर देंगे अपने चैनल के द्वारा। और कब उसका एडमिट कार्ड रिलीज होगा सब कुछ हम आपको बता देंगे। मेन जो बात है वो ये दो पॉइंट है कि 30 डे में फाइनल एग्जाम को कैसे मैनेज करें और सीयूटी का सिलेबस कैसे मैनेज करें। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इस टाइम पर ना कोई भी कोचिंग लेने का बेनिफिट नहीं है। ये एक सच है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कोचिंग ले लेते हैं एक महीने में हम कुछ कर जाएंगे कोचिंग के लिए, आई डोंट थिंक कि आप इस कोचिंग के बारे में सोचें। नो कोचिंग, सबसे पहला पॉइंट मेरा रहेगा कि आप कोई भी कोचिंग मत लीजिए। इस टाइम पर सच में बता रही हूँ, कोई कोचिंग लेने का बेनिफिट नहीं है। लास्ट 30 डेज सिर्फ अपने होते हैं। दूसरी गलती स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सब मैशअप कर रहे हैं। हर एक चीज को क्या कर रहे हैं, मैशअप कर रहे हैं। उनका सब मिक्सअप हो रहा है, मैशअप या कह सकते हो मिक्सअप कर रहे हैं। ना तो उनकी, बहुत ऐसे स्टूडेंट है ना तो उनके फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है, ना ही वो सीयूटी सिलेबस को कर पा रहे हैं। दोनों चीजों में मिक्स होकर उनका कुछ भी अच्छे से रिजल्ट नहीं आ रहा है और सिर्फ वो टेंस है। उनको सिर्फ टेंशन हो रहा है कि भाई हम करें क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो में सबसे पहले बताती हूँ किसके लिए, सीयूटी के सिलेबस, या फिर पहले हम आपसे बात कर लेते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। फाइनल एग्जाम, अरे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर जैसे 5 को है ना आपका, ये 5 से लेकर 12 इस टाइम उनके फाइनल एग्जाम भी है। देखो, जिनके फाइनल एग्जाम जून के अंदर है या जिनके फाइनल एग्जाम मई के अंदर है, अभी अभी मई के मंथ में, तो दोनों को थोड़ा समझना पड़ेगा सिचुएशन को। देखिए बच्चा, जिनके फाइनल एग्जाम अभी आ रहे हैं उनको अपने दिन में, अभी देखो अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो इतना तो मुझे पता होगा कि आप सब कॉलेज नहीं जा रहे होंगे। इस टाइम पर आप कॉलेज को अपना लीव कर देते हो, तो कॉलेज तो आप नहीं जाओ, कोशिश करो कॉलेज को अवॉइड करो जाना। आप अपने दिन में, अगर आप कॉलेज जाते हो तो आपके 6 से 7 घंटे तो कॉलेज में ही बेकार हो जाते हैं। आप कॉलेज मत जाइए, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है आप कॉलेज मत जाइए। कॉलेज अगर नहीं जाओगे तो आपको पूरे 24 आवर्स मिलेंगे। अब इन 24 घंटे में से आप अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए लगभग 15 घंटे निकाल दो कि मुझे अपने बीएससी के एग्जाम्स के लिए 15 घंटे देने हैं। बीएससी एग्जाम्स के लिए आपको अपने दिन के 15 घंटे निकाल देने कि हाँ, ये 24 में से 15 घंटे तो मेरे इसके लिए हो गए। ठीक है, बीएससी एग्जाम में चाहे आप उसकी प्रैक्टिकल की बात कर लो, कुछ भी आप बात कर सकते हो, प्रैक्टिकल की बात कर लो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी।
प्रैक्टिकल हो गया बीएससी का, फाइनल एग्जाम फिजिक्स पढ़नी है मुझे, केमिस्ट्री पढ़नी है मुझे, मैथ्स पढ़ना है, बायो पढ़नी है, जो भी है आपका, वो बीएससी के एग्जाम्स के लिए आप अपने 15 घंटे निकाल लीजिए। जैसे तैसे करके आपको अपने 15 घंटे बीएससी के एग्जाम को देने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो 24 में से आपने 15 घंटे अपने बीएससी के एग्जाम को दे दिया एंड दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, अब ये सफिशिएंट टाइम है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ कि आप 1 महीना अगर 2 घंटे भी अपने सीयूटी को दो सिर्फ, और बाकी के जो 7 आवर्स बचे वो आप अपना स्लीपिंग में निकाल सकते हो। अब बीएससी में 15 घंटे ये भी नहीं है ना कि आप 15 के 15 घंटे पढ़ रहे हैं, खाना पीना सब होता है। ठीक है, बाकी जो 7 आवर्स है वो मैंने आपको स्लीप के लिए भी दे दिए। कुल मिलाकर ऐसा है कि देखो, ये एक सच है, अगर आपको कॉलेज के फाइनल एग्जाम में भी 70% लेकर आने हैं और सीयूटी को भी क्रैक करना है, कितने मार्क्स से 250 से ऊपर नंबर अगर आपको लेकर आने हैं तो करना पड़ेगा। ये 30 डेज आपको 17 आवर्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप 17 घंटे नहीं पढ़ पाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। जिनके फाइनल एग्जाम्स नहीं है तो उनके पास ऑप्शन है भी, अगर वो जिनके फाइनल एग्जाम नहीं चल रहे वो ऐसा कर सकते हैं कि भाई अपने 8 से 7 घंटे सीयूटी को दे सकते हैं। पर जिनके एग्जाम चल रहे हैं, ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है, तो आप अपने सिर्फ 2 घंटे सीयूटी को दो, सीयूटी को 2 घंटे। अच्छा, अब फाइनल एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो फाइनल एग्जाम्स के अंदर से आप एक बेनिफिट उठाओ। फाइनल एग्जाम के अंदर आप सभी जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है बीएससी फाइनल ईयर में, जो आपका केमिस्ट्री होगा उसको एक लाइन टू लाइन पढ़ लो, लाइन टू लाइन उसको रीड कर लो। वो आपके बीएससी के एग्जाम में भी हेल्प करेगा, इवन सीयूटी के एग्जाम में भी हेल्प करेगा। बीएससी फाइनल ईयर का सीयूटी में भी तो आएगा ना, ठीक है, सीयूटी में भी आएगा, तो वहां पर भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई आपको फाइनल एग्जाम के लिए कम से कम, अगर आप ज्यादा नहीं तो 12 से 13 घंटे तो निकाल ही लो। अगर आपको ऐसा लगता है 12 से 13 घंटे सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, 12 से 13 घंटे सफिशिएंट टाइम है, आप अच्छे से निकालिए अपने फाइनल एग्जाम के लिए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि सुबह 4 से लेकर जैसे 7 बजे तक जो मॉर्निंग वाला टाइम होता है, या जो लेट नाइट करते हैं वो रात को 9 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, ये या तो ये वाला टाइम या ये वाला टाइम अपने सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए दे दीजिए। इस टाइम पर आप 2 या 3 घंटे अपने सीयूटी पीजी एग्जाम को दे दीजिए और बाकी टाइम अपने बीएससी के एग्जाम को। अगर आप इस तरह से मैनेज करना सीख लोगे कि 12 से 13 घंटे उधर चले गए और 2 से 3 घंटे हमने इधर दे दिए, यानी कि अगर आप देखो तो 4:1 के हिसाब से भी अगर आप काम करोगे तब भी आप काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि बीएससी फाइनल एग्जाम अच्छा हो जाएगा और सीयूटी के अंदर भी अगर आप डेली 2-2, 3-3 घंटे पढ़ोगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। भले ही आपका कल फाइनल पेपर है तो फिर भी आप एक बार पढ़ लो, बताऊंगी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब मेन बात आती है कि सीयूटी के लिए पढ़ें क्या, अभी तो टाइम ही कम है। सबसे पहली बात तो सीयूटी के लिए कुछ स्टेप्स हैं। मैंने सबसे पहले स्टेप में कहा है कि कोई कोचिंग मत लो। मैंने साफ साफ ये बात बोली है कि कोई भी कोचिंग मत लीजिए, कोई कोचिंग लेने का बेनिफिट नहीं इस टाइम पर। कोई भी कोचिंग वाला, मैं खुद एक एजुकेटर हूं, मैं भी ये कह सकती हूं कि इस टाइम पर अगर आप कोचिंग लेते हो तो एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। कोचिंग लेके एग्जाम क्रैक नहीं होगा। इस टाइम पर आपको क्या करना है, सबसे पहली तो अपनी बुक्स की रीडिंग करनी है। बुक्स की रीडिंग आप जितना करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। वेयर इज द बुक्स रीडिंग? बुक्स रीडिंग में क्या करना है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा सीयूटी का सिलेबस है, दिस इज द सीयूटी सिलेबस। सीयूटी पीजी जैसे ये जो सिलेबस है ये सब आपकी बीएससी की बुक के अंदर है, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। सीयूटी के अंदर ये सारा सिलेबस है भाई, ठीक है, ये सारा का सारा सिलेबस आपकी बीएससी की बुक्स में है। तो आपको क्या करना है, अपनी बीएससी की बुक से अभी इतना टाइम है कि आप आराम से बुक की रीडिंग कर सकते हो, लाइन टू लाइन जो जो उसने सिलेबस दे रखा है, जो जो उसने सिलेबस दे रखा है वो अपनी बीएससी की बुक से रीड आउट कर लो। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बीएससी की बुक से रीड आउट कर लीजिए। एक एक लाइन टू लाइन हर छोटा मोटा चैप्टर बीएससी की बुक से रीड आउट कर लीजिए, सिलेबस के अंदर जो दे रखा है। आप एक दिन के अंदर लगभग 3 से 4 चैप्टर आराम से रीड आउट कर सकते हो 1-2 घंटे के अंदर, क्योंकि इतना वास्ट नहीं होता और हर एक ऑथर की बीएससी की किताबें बहुत आसान होती हैं। बहुत आसानी से 3 से 4 आप चैप्टर निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। अगर आप 3 घंटे में पढ़ रहे हो 1 घंटे में एक चैप्टर हो जाएगा। वो छोटी रीडिंग होती है बुक के अंदर, पर रीडिंग ऐसे करनी है जैसे आज आखिरी बार पढ़ रहे हो, इसके बाद ये पढ़ना ही नहीं है, तो वो उस टाइम पर दिमाग में बहुत अच्छे से बातें चली जाती हैं। तो बीएससी की बुक को रीडिंग करो, कोई कोचिंग मत लो। सपोज आपको लगता है कि मुझे अल्कोहल वाला चैप्टर नहीं आता है या एल्डिहाइड वाला चैप्टर नहीं आता है, तो उसको वीडियो देखने की कंपैरिजन आप उसकी बीएससी की बुक उठाओ और उसकी रीडिंग कर लो लाइन टू लाइन।
जो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक है उनके क्या करो, फॉर्मूलाज को लिखते चले जाओ। एक नोटबुक ले लो, उसके अंदर बार बार फॉर्मूला को लिखते रहो कि भाई म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, इसका ये फॉर्मूला, रिडबर्ग वाले का ये फॉर्मूला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी आपको बीएससी की बुक में रिएक्शन मिलती है उन रिएक्शन को लिख के देखो कि ये रिएक्शन कैसे बनी है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सब कंसेप्चुअल होती है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्ट्रक्चर वगैरह बनाने आनी चाहिए, शेप वगैरह आनी चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक। ये तो फर्स्ट हो गया कि कोचिंग तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सेकंड हो गया कि बीएससी की बुक को रीड आउट करना और ज्यादा से ज्यादा रिटन काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लिखने का काम करना है, क्योंकि ऐसे मन मन में याद भी नहीं होता है। फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज को बार बार लिखते रहो, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को बार बार लिखते रहो, समझ में आती रहेंगी। और जो थर्ड पॉइंट है वो है इस वक्त टेस्ट सीरीज का। आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, सबसे बेस्ट चीज है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज जो मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही हूँ, अगर आपके पास अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं है तो आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। अब मेरी टेस्ट सीरीज के अंदर अगर मैं बात करूँ, सो वेयर इज अ टेस्ट सीरीज, यस, ये देखिए हमने अपनी कुछ एग्जाम सीरीज के लिए बनाई थी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए। इसके अंदर सीयूटी पीजी ने जो भी यूनिट्स दे रखी है उन सबका टेस्ट होगा, उन सबका क्या होगा, टेस्ट होगा। और हर एक टेस्ट में लगभग 25 या 30 क्वेश्चन होंगे और आपको ये 100 रुपीज में मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे सीयूटी पीजी ऑर्गेनिक के लिए नहीं लेना, मुझे इनऑर्गेनिक के लिए लेना है, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी ले सकते हो। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 14 टेस्ट आपको मिलेंगे, इनऑर्गेनिक में टोटल आपको 12 टेस्ट मिलेंगे। और अगर इसी तरह आप फिजिकल का देखेंगे, सो ये है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर लगभग आपको 15 यूनिट्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसके अंदर इंडिविजुअल चैप्टर का, चैप्टर वाइज इसमें टेस्ट है, हर एक चैप्टर का टेस्ट है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का अलग होगा, प्योरिटी का अलग होगा, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स का अलग टेस्ट होगा, सबका अलग अलग टेस्ट होगा, ठीक है। बट आप चाहते हो कि इतना तो टाइम है नहीं ना मैम हमारे पास, तो आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। आपके पास आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, आप 10 मॉक टेस्ट दे सकते हो। और 10 मॉक टेस्ट के अंदर वही पुराने बिल्कुल जैसे सीयूटी पीजी का पेपर होता है, और ये 300 का कॉम्बो है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 10 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। इसी तरह अगर कोई बच्चा सिर्फ पार्ट ए के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो पार्ट ए के लिए उसको 50 टेस्ट मिलेंगे, पार्ट ए में 50 टेस्ट मिलेंगे, और वो टोटल कितने होंगे, 50 रुपीज के। टोटल कितने हैं, 50 रुपीज के आपको 50 टेस्ट मिल जाएंगे। बट अगर आप ये सारी की सारी चीजें कि आप चाहते हो कि मैं, मुझे तो ऑर्गेनिक के भी चैप्टर वाइज भी चाहिए, इनऑर्गेनिक के भी चैप्टर वाइज चाहिए, मुझे फिजिकल के भी चैप्टर वाइज चाहिए, मुझे तो मॉक टेस्ट भी देना है, तो ये सारा का सारा मैंने, और पार्ट ए भी चाहिए, तो सारा का सारा फुल कॉम्बो में बना दिया। अब देखो भाई फुल कॉम्बो में कितना, फुल कॉम्बो 400 रुपीज का। आई थिंक दिस इज द बेस्ट, इतना लोवेस्ट प्राइस मैंने आपके लिए रखा। और इस 400 के अंदर लगभग आपको 100 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपके क्या क्या होंगे, ऑर्गेनिक होगी, इनऑर्गेनिक होगी, पार्ट ए होगा, ठीक है, मॉक टेस्ट होंगे और फिजिकल केमिस्ट्री होगी, सब होगा। उसे हम फुल कॉम्बो कहेंगे। आपको करना क्या है कि आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि हमें टेस्ट सीरीज परचेज करनी है। भाई वो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको किस टाइप की टेस्ट सीरीज लेनी है। आपको खाली इनऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करनी है, या खाली आपको 10 मॉक टेस्ट देने हैं। आई थिंक सो दैट मॉक टेस्ट हर बच्चा देना, मेरे ये 10 के 10 मॉक टेस्ट। अगर आप मेरे ये 10 मॉक टेस्ट दोगे ना, आपको पता चलेगा कि एग्जाम में काम कैसे करना है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, बच्चा जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो टेस्ट सीरीज के अंदर एटलीस्ट वो अपने 10 मॉक टेस्ट तो लगा ही ले। अगर उसके पास टाइम नहीं है चैप्टर वाइज करने का, पर 10 मॉक टेस्ट जरूर लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर 75 आपके पार्ट बी के होंगे, 25 आपके पार्ट ए के होंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का जरूर करना बच्चों, क्योंकि इस टाइम पर एक अकेली यही चीज है जो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में, टेस्ट सीरीज ओनली एंड ओनली। तो टेस्ट सीरीज से हमें ये भी पता चल जाता है कि भाई हमें आता कितना कुछ है, क्या नहीं आता है, और आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट कि सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया। अब कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि हमें क्या कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, मतलब क्या हमें कोई न्यू चैप्टर शुरू कर देना चाहिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इस टाइम पर न्यू चैप्टर तो करने की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बता देती हूँ जो आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाने। एटलीस्ट वो चैप्टर तो आप करके जरूर जाइएगा, वो चैप्टर आप बिल्कुल भी स्किप मत करो। आपके पास टाइम इतना तो है कि आप कर सकते हो। सपोज मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ एक बार फिर से। जैसे ये हमारा सिलेबस था, इस सिलेबस के अंदर इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कैसे कितना कितना करें। पार्ट ए तो बिल्कुल भी स्किप मत करके जाइएगा। अगर आप यूट्यूब पर जाते हो, मेरा चैनल सर्च करते हो अलियम केमिस्ट्री, और वहां पर आप प्लेलिस्ट ओपन करते हो, तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्या मिलेगी, मेरी एक पूरी पार्ट ए की प्लेलिस्ट मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर आ गया ये तो मैथमेटिकल आ गया ना, ये रहा सीयूटी पीजी पार्ट ए कन्फर्म 100 मार्क्स प्लेलिस्ट। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है। इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपका क्या है, पूरा पार्ट ए तैयार करा रखा है। आप ऐसे पार्ट ए को आराम से यहाँ पे कर सकते हैं।
दूसरी तरफ क्या है, अगर मैं अपनी बात करूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले पार्ट ए आ गया। पार्ट ए मैंने बता दिया, आप मेरे चैनल से कवर कर लो, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। फिर आता है पार्ट बी की बारी। पार्ट बी में जैसे गैसियस स्टेट है, बिल्कुल आप गैसियस स्टेट को पढ़कर जाइएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिक्विड स्टेट को आप पढ़कर जा सकते हैं, आयनिक इक्विलिब्रिया हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, थर्मो हो गया, थर्मोडायनेमिक्स पूरा हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। फिजिकल में तो एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे आप छोड़कर जाओगे। हाँ, अगर आपको फिर भी लगता है कि मैम मुझे छोड़कर जाना है, तो आप क्वांटम को छोड़ना चाहते हो, आप क्वांटम केमिस्ट्री को छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। आपको छोड़कर जाना है, आप सरफेस केमिस्ट्री छोड़ना चाहते हो, आप छोड़कर जा सकते हो। पर एटलीस्ट जो इस बंदे ने टॉपिक में ये सिलेबस जो दे रखा है, इसको तो थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि बेट थ्योरी क्या होती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा सिर्फ लैंगमर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से, ये फ्रेंडलिक से क्वेश्चन आएगा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू केपी 1 + केपी, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री तो 1 to 1 एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारा चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़कर मत जाना, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इतना टाइम है कि अगर आप डेली 2 घंटे भी पढ़ोगे तो आप 1 घंटा फिजिकल केमिस्ट्री को दे दो, हर एक लाइन टू लाइन। क्योंकि पेपर के अंदर CUT PG के अंदर इस बार आपको पता है कि कैलकुलेटर तो मिलता नहीं अपने को, लास्ट ईयर तो मिला नहीं था, उससे पहले मिलता था, तो कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है, तो वो ज़्यादा कंसेप्चुअल बात करता है, कंपैरेटिवली टू न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता है। न्यूमेरिकल अगर आएगा भी तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आएगा, इतना टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अगर रीडिंग पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आती है बारी हमारी किसकी बच्चा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मैं कह रही हूँ कि अगर आपको फिजिकल में छोड़ना है, पूरी की पूरी क्वांटम केमिस्ट्री छोड़ के चले जाओ। इनऑर्गेनिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्योरिटी, केमिकल बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग एंड द वीक फोर्सेज, ऑक्सीडेशन, ये वाले चैप्टर को स्किप कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन उठा लो, ट्रांजिशन उठा लो, एफ ब्लॉक, बायनऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटेलिक। आपको छोड़ने हैं तो आप चैप्टर नंबर यहाँ से छोड़ सकते हो, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 एंड 7। हाँ, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 चैप्टर आप इनऑर्गेनिक में आराम से छोड़ सकते हो, बाकी को आपको करके ही जाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है कि सबसे ज़्यादा जो मेरे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है। तो कल भी हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या करें। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमने सोचा है कि मैं आपको ऑर्गेनिक के कुछ टूल्स प्रोवाइड करा देती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टूल्स आपको प्रोवाइड करा देते हैं। टूल्स का मतलब होता है जिससे आप ऑर्गेनिक की रिएक्शन को सॉल्व कर सकें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कुछ टूल्स क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने ना आज से काफ़ी टाइम पहले, मेरे पहले भी एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, एटलीस्ट मैंने उसी के लिए बनाई थी प्लेलिस्ट। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी कि नेम रिएक्शन विद मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास ना एग्जामिनर हमसे जो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पूछता है वो एक रिएक्शन पूछता है, और वो कैसी रिएक्शन पूछता है वो देखो इस तरह से पूछेगा, जैसे उसने क्लेजन कंडेंसेशन की बात करी। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई क्लेजन कंडेंसेशन होता क्या। मैंने बनाई थी कि बार्बियर-वियलेंट डिग्रेडेशन क्या होता है, आर्नेट जो आपकी वॉल्फ रीअरेंजमेंट होती है या आर्नेट एस्टेट जो सिंथेसिस होती है, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। एक्लॉइन कंडेंसेशन क्या होता है। तो भाई इस तरह से क्या है कि ये 8 या 24 या 16 या 17, 18 मिनट्स की वीडियो होती है, और इसके अंदर हम क्या बताते हैं, एक रिएक्शन मैं आपको कराती हूँ कि ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर ये वाली टेक्निक लगती है और ऐसे इसका आंसर आता है। तो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी सुधरेगी जब आप ये वाली टेक्निक लगाना शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना ये वाली टेक्निक लगाना बहुत ज़रूरी है, यही हमारे ऑर्गेनिक के टूल्स होते हैं। तो मैं ना अब आपको, जब तक आपका CUT PG का एग्जाम नहीं होता तब तक आपको ऑर्गेनिक टूल्स प्रोवाइड कराती हूँ। यानी एक आपके ऑर्गेनिक टूल के नाम से प्लेलिस्ट बनाती हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि भाई मार्कोनिव रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिव कब लगता है, सेडजेफ रूल कब लगता है, आपका होफमन एलिमिनेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक के टेस्ट कैसे होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने चैनल पर, तो आप सभी सपोर्ट करना, ठीक है, आप सभी सपोर्ट करना। बाकी अगर आपका कोई ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका लगभग काफ़ी सारा सिलेबस खत्म हो गया होगा, बट अभी उन्हें क्या चाहिए कि मैम अभी हमें क्या करना है कि हमें जैसे मेरा D ब्लॉक नहीं मिल रहा है, या मैम मुझे कहीं से ना F ब्लॉक नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हो। मेरा F ब्लॉक का हैंड रिटन नोट्स है, आप उसे उठा सकते हो। सपोज आपको बायनऑर्गेनिक नहीं मिली, या जैसे आपको प्योरिटिक प्रॉपर्टीज नहीं मिल रहा, तो आप सीधा मेरे नोट से उठाकर नेम रिएक्शन चाहिए, स्टीरियो केमिस्ट्री चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएजेंट, हर एक चैप्टर का यहाँ पे नोट्स है। जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, अब भाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नोट्स उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। फिजिकल स्पेक्ट्रा हो गया, ग्रुप थ्योरी का 1-2 सवाल बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे नोट्स हैं। आपको करना क्या है कि ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास केमिस्ट्री PDF के नाम से एक साइट मिलेगी, वहाँ पर आप जाइएगा। वहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, ऑल इंडिया पेपर, हैंड रिटन नोट्स और केमिस्ट्री प्रैक्टिस बुक। जैसे हैंड रिटन नोट्स किया तो वहाँ पर आपके पास इस तरह से आ जाएगा, फिजिकल के चाहिए
ठीक है, ये आपको ऑर्गेनिक के चाहिए, ये आपको इनऑर्गेनिक के चाहिए, तो ये ऑर्गेनिक के आगे इस तरह से आपको मिल जाएगा। और एक खास बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि आपका जो CUT PG का पेपर है, इसके अंदर आपका DU आ रहा है, आपका HCU आ रहा है, आपका के मतलब क्या बोलते हैं इसको, BHU आ रहा है, JNU आ रहा है। तो ये सभी आपके पेपर, मतलब ये सभी आपकी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं इसके अंदर। और ये टॉप मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ मैंने लिखी हैं। इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ का प्रीवियस ईयर करना तो बनता ही है। तो प्रीवियस ईयर करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप मेरे अगर वेबसाइट पर जाते हो, इसी वेबसाइट पर ऑल इंडिया पेपर करते हो, तो ऑल इंडिया पेपर या ये आ गया ISC कोलकाता, ये आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी पेपर। ये देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे पेपर हैं। आपको CUT के चाहिए, आपको CUT के मिल जाएंगे। आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की चाहिए तो पंजाब यूनिवर्सिटी के मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस की बुकलेट चाहिए तो ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस की बुकलेट आपको मिल जाएगी। मतलब सभी पेपर हैं, BHU के चाहिए, हर एक चीज़ का यहाँ पर आपको पेपर मिल जाएगा और सोल्यूशन भी आपको मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमको क्या समझ में आया, एक खास बात और मुझे आपसे शेयर करनी थी। वो बात मैं थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, मैं नहीं करना चाहती थी, बट मैं ये बताना चाहूँगी। CUT PG की जो कट ऑफ जाएगी ना, मतलब जो हाईएस्ट मार्क्स जाने वाले, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। एक जो CUT PG में हाईएस्ट स्कोर होगा वो गारंटी से 330 से ऊपर जाने वाला है। मतलब 330 के 350 से ऊपर ही ना चला जाए, मुझे इसी बात का डर है। मानकर चलो कि 340 से ऊपर तो बच्चा एक आधा नंबर लेकर आएगा यार, ठीक है, एक दो स्टूडेंट तो 340 से ऊपर जाएगा ही, हाईएस्ट मार्क्स होंगे। बट हाईएस्ट मार्क्स से एडमिशन नहीं होता, क्योंकि जो हाईएस्ट मार्क्स देने जा रहा होगा ना, मोस्टली स्टूडेंट या तो वो IIT में सेलेक्ट हो गए होंगे, या उनका ISC बेंगलोर में एडमिशन हो गया होगा, या उनका टीफर में सिलेक्शन हो गया होगा, वो बच्चे का मैं बता रही हूँ वैसे आपको, या उसका JNCSR या आइजर्स के अंदर एडमिशन हो गया होगा, ठीक है, ऐसे एडमिशन उनका हो गया होगा। वो सिर्फ यहाँ पर अपना टेस्ट देने आते हैं ताकि पता चले कि उनका कितना नॉलेज ग्रैप अभी तक है, तो वो टेस्टिंग के लिए आते हैं। एक सेफ स्कोर जिसके अंदर आप मान सकते हो, जब आप मेरी टेस्ट सीरीज दोगे, अगर आपके टेस्ट सीरीज में 250 से लेकर 300 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी में आपका MSc में एडमिशन हो जाएगा। तो 250 से 300 नंबर के लिए ही आपको काम करना है, जिसके अंदर आपको पार्ट ए ही 70 मार्क्स तो देकर चला ही जाएगा। बाकी मार्क्स आपको क्या करना है, 210 के करीब आपको इसमें केमिस्ट्री में लेकर आने हैं, डोमेन सब्जेक्ट में। आप पूरे अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ लो, आप पूरे अच्छे से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लो। अगर आपको ऑर्गेनिक में दिक्कत है तो ऑर्गेनिक में कम से कम कुछ चैप्टर्स तो कवर अप कर लीजिए, ज़्यादा तो नहीं होते बट एटलीस्ट कुछ चैप्टर्स को आप कवर अप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर पढ़कर चले जाइए। आपको लगता है कि आप स्टीरियो पढ़ सकते हो तो पढ़िए। ये जैसे थर्ड चैप्टर जितना है, ये एलिफेटिक थर्ड हो गया आपका, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ तक जो आपके चैप्टर हैं 11th-12th की केमिस्ट्री है। तो आप 11th-12th की जो केमिस्ट्री की बुक है उसे पढ़ सकते हो। NCERT नहीं, वैसे वाली नाइट्रोजन कंटेनिंग, ये वाला भी आपका क्लास 12th का चैप्टर है, जो 11th चैप्टर है। उसके बाद एक्स्ट्रा में अगर आपको करना है एल्केलोइड एंड टेरिपिन्स, ये चैप्टर मैं आपको अपने चैनल पर फ्री में पढ़ाने वाली हूँ, एल्केलोइड्स एंड टेरिपिन्स वाला, ठीक है। बाकी आपको स्पेक्ट्रा तो पढ़ना ही है, स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप अपने सिलेबस को भी मैनेज कर सकते हो अगर देखा जाए तो। कुल मिलाकर जो हमने ये सेशन लिया है, इस सेशन का मेन मोटिव क्या था कि हमारे एग्जाम में सिर्फ 30 डेज है, हमें क्या करना चाहिए। तो इन शॉर्ट में मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात कही है कि सबसे पहले तो कोई भी कोचिंग मत लो, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन मत करो। इस टाइम पर अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप टेस्ट सीरीज करो, जिसके अंदर जैसे मैं आपको इतने सारे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही हूँ, जिसके अंदर 100 टेस्ट है, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहा है। सपोज आप क्या कर रहे हो, मैं आपको एक पर्टिकुलर डे की बात बताती हूँ। आप पर्टिकुलर डे के अंदर 6 से 7 घंटे, या 6 से 7 तो नहीं, कम से कम 8 से 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे। मान लीजिए कि आपने 8 से 10 घंटे, एक मैं नॉर्मल बच्चे की कहानी बता रही हूँ, 8 से 10 घंटे इस बच्चे ने BSc एग्जाम को दे दिए, देना पड़ेगा जी BSc एग्जाम को 8 से 10 घंटे। उसके बाद उसको मिलते हैं 2 या 3 घंटे, उसने 2 या 3 घंटे आप मानकर चलिए, 2-3 घंटे में उसको क्या करना है, CUT के लिए पढ़ना है। अब उसने टारगेट बनाया कि मुझे CUT PG के लिए आज चैप्टर पढ़ना है प्योरिटी सिटी वाला। तो वो बच्चा प्योरिटी सिटी को क्या करेगा, बुक से रीड करेगा फटाफट, कितनी देर में, लगभग 1 घंटे में उसे रीड आउट करेगा। आधे घंटे के बाद उसका टेस्ट दो, 30 मिनट में उसका जो टेस्ट है, आप सीधा टेस्ट दो, आपको पता चल जाएगा आपको आता कितना है। आप सीधा वहां पर क्या कर दीजिए, टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि तभी का तभी पढ़ा हुआ टेस्ट दिया जाएगा तो पता भी चल जाएगा, और बाकी का टाइम आपका रेस्ट का टाइम होगा। तो टेस्ट सीरीज ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अगर कोई चैप्टर का, किसी का 1-2 चैप्टर रह गया, लगभग उसने सारा सिलेबस कर लिया, तो वो तो अपना नोट्स लेके पढ़ सकता है, वो तो नोट्स लेके यहाँ से पढ़ ही सकता है कि कौन सा उसका रह गया चैप्टर, क्या रह गया, उसका नोट्स ले लीजिए।
रही बात इस तरह की सीरीज़ की, तो ये सीरीज़ मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको अपने चैनल पर काफ़ी अच्छी, जैसे मैंने आपको पेरिसाइक्लिक पढ़ा रखा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और बाकी तो यही है कि इस टाइम पर टेस्ट सीरीज मत परचेज करो, 8 से 10 घंटे अपने बीएससी के एग्जाम को दो, 2 से 3 घंटे सीयूटी पीजी को कॉन्टिन्यूसली देते रहो, एग्जाम आपका ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मैनेज करना सीखिए, मैनेज करोगे जितना अच्छा उतना सही रहेगा। आपको अपने दिन का 4 गुना टाइम बीएससी को देना है और बाकी का टाइम अपने सीयूटी को, ठीक है। सो आई थिंक सो दैट मेरी इस वीडियो को देखकर कुछ तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ ऐसे कर सकते हो आप, कुछ इस तरह से मैनेजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई और डाउट है तो आप वो बता सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को दिख ही रहा होगा, वहाँ पर आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।